नमस्कार और हेलो एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैरियर पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं इंस्पायरिंग जर्नीज, रियल स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम अचीवर्स। मैं हूं आपका होस्ट महावीर आशीष मोहंती। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारा गेस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो सिविल सर्विस के बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्टेज में से एक पोस्ट पर पोस्टेड है, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि स्टेट लेवल के आईएएस के इक्विवेलेंट है। जेएनयू केंद्रापड़ा से शुरू करके बायोलॉजी बैकग्राउंड से बीएससी और एमएससी करने के बाद दिल्ली में यूपीएससी के प्रिपरेशन और फाइनली ओपीएससी क्रैक करके ओएस ऑफिसर बनना, ये जर्नी लाखों एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम टू द शो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऑफिस के सर्विस के ग्रुप ए ऑफिसर जेएनयू केंद्रापड़ा के पावर अल्मुनस श्री शैलेंद्र कुमार मोहंती। नमस्कार सभी को। तो हम शुरू कर सकते हैं। हाँ शैलेंद्र भाई, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो ओएस ऑफिसर बनने का फीलिंग कैसा है जब आप अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करते हो, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो उस मोमेंट का एहसास क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जॉब तो बहुत बढ़िया है, मतलब चैलेंजिंग है, सब कुछ है, लेकिन हाँ मतलब प्रेशर है, सब कुछ है। बाकी मजा आता है। लाइक जो बोलते हैं ना पब्लिक सर्विस, तो इसमें आप मतलब जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो पा सकते हैं। लाइक इस जॉब में इतना डाइवर्सिटी है, इतना आप कुछ कर सकते हो, तो अच्छा है। जॉब के बैकग्राउंड से देखा जाए तो मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन है ना, तो मजा आता है काम करने में। तो ओएस बहुत लोग इसको स्टेट आईएएस बोलते हैं। हमें डिटेल में बताइए ओएस ऑफिसर का एग्जैक्ट रोल क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पावर्स है उसका। देखिए मतलब आप बोल सकते हो ये कि मिलिट्री सर्विस है, तो इसको तो इक्विवेलेंट टू आईएएस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रोल रहता है वो मोस्टली इनिशियल ईयर में। देखिए जो ग्रुप पे एंटर करते हैं उनको इनिशियल पोस्टिंग 3 या 4 पोस्ट में मिलता है, जैसे कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर्स। तो इनका रहता है कि एक ब्लॉक, जो हम बोल सकते हैं कि लाइक ब्लॉक का जो डेवलपमेंटल वर्क होता है उसका हेड होता है बीडीओ। देन होता है तहसीलदार, वो इक्विवेलेंट रैंक होता है। तहसीलदार जो एक तहसील का हेड होता है, जो रेवेन्यू रिलेटेड काम करते हैं, तो ये होता है। और इसका और एक इक्विवेलेंट है डेप्यूटी कलेक्टर्स। तो डेप्यूटी कलेक्टर्स इन द सेंस ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही होते हैं। तो इनका रोल मोस्टली सब कलेक्ट्रेट एंड कलेक्ट्रेट में होते हैं। तो ये होता है हायरार्की एंड पुलिस ऑफिसर इन ग्रुप ए सर्विस इन ओडिशा। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बीएससी एमएससी किए हैं। बायोलॉजी बैकग्राउंड से सिविल सर्विस एक कॉम्बिनेशन यूनिक है। लोग कहते हैं कि मेडिकल या रिसर्च क्यों नहीं किया आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों चुना? मतलब ये दिमाग में था कि मतलब हाँ ठीक है, एमएससी कर लिया, पीएचडी करूंगा वगैरह वगैरह। फिर एक पॉइंट में रियलाइज हुआ है कि मतलब जो सिविल सर्विस का है ना, वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ करना है, बस कब करना है ये नहीं पता था। तो फिर एक मतलब जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो कोरोना पीरियड आया। तो उसमें मेरे को लगा कि यार मतलब ठीक है, एमएससी कर लिया, अब पीएचडी बहुत दूर की बात है। भी थोड़ा सिविल सर्विस में जो जो मन में था कि बचपन से जो नहीं, वो एक था कि हाँ ठीक है ये कर सकते हैं। तो मैं वो उस कोरोना टाइम से थोड़ा बहुत कुछ अपना करके उसको स्टार्ट किया। फिर यूनिवर्सिटी में गया तो देखा था पीएचडी लाइफ टफ होता है। मतलब वो 5 साल 6 साल, मेरे को लगा मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं बस वो लैब वर्क और वो सब कर सकूं। सोचा ठीक है, अभी हो गया है एमएससी तो इसमें ही स्विच कर लेते हैं, तो इसीलिए सिविल सर्विस में आ गया। आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते थे पहले, यूपीएससी और यूपीएससी दोनों का प्रिपरेशन की, उस जर्नी का ओवरव्यू दीजिए। फाइनली ओपीएससी क्यों किए, यूपीएससी छोड़ के? मेरा स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन था
वो मैं शुरू किया 2021 तो कोरोना था। तो बस ऐसे ही बिना गाइडेंस के ऐसे कुछ जो अच्छा लगता था पढ़ लेता था। लाइक मेरे को हिस्ट्री अच्छा लगा, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी अच्छा लगा, पॉलिटी पढ़ लिया। फिर जब गया यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी फिजिकली ओपन हुआ तब तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो फिजिकली जब ओपन हुआ तो वहाँ गया, वहाँ भी थोड़ा एक्सपोजर मिला। फिर सोचा कि ठीक है, मतलब डायरेक्शन से प्रिपेयर करेंगे। तो वो 10 महीना थोड़ा बहुत डेडिकेटली पढ़ा। 2021 अगस्त से 2022 मई मार्च तक। तो वहाँ मैं थोड़ा गाइडेंस से पढ़ा। फिर मेरे दोस्त लोग दिल्ली में थे, तो बोले कि दिल्ली आ जा, कोचिंग वगैरह लेंगे, आराम से अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा तो पढ़े। तो यही सोच के मैं गया, दिल्ली गया। उसके बाद मार्च मार्च मई में खत्म हुआ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं गया दिल्ली अगस्त में। अगस्त में गया था, कोचिंग लेने के लिए गया था। तो फिर सोचा कि यार मैं सारा कुछ अपना कुछ कर सकता हूँ खुद के दम पे। तो कोचिंग मेरे को नेसेसिटी नहीं लगा। और मेरे को मैं सोच रहा था कि यार ऑप्शनल का ले लूँ, क्योंकि उस टाइम में ऑप्शनल का सोच रखा था कि हिस्ट्री लूँ। फिर मैं चेंज ऑफ माइंड हुआ कि नहीं, ऑप्शनल हिस्ट्री ड्रॉप करके मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको ही लेते हैं। तो इसीलिए मेरा वो जर्नी था कि कैसे मैंने ऑप्शनल शिफ्ट किया, वो किया और सिविल सर्विस पे आया, ये सब। हाँ, तो दिल्ली के बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो हम आपका पहले से जानना चाहते हैं, बचपन से आपका जर्नी कैसा हुआ, हमका थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो हम बोलेंगे लाइक हम पूरा आपको जेएनवी से पूछेंगे, अभी जेएनवी के बारे में पूछेंगे। तो शैलेंद्र भाई, लेट्स बैक टू द गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ जेएनवी। जेएनवी केंद्रामाड़ा में एडमिशन कैसे हुआ था आपका? जेएनवी एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? कब पता चला जी आप सिलेक्ट हो गए जेएनवी में? मतलब ये क्लास फिफ्थ की बात है, जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ रहा था भारतीय विद्या मंदिर, एक ब्रांच ऑफ शिशु मंदिर है, वहाँ पढ़ रहा था। वहाँ कुछ टीचर लोग ना कुछ बच्चों को मतलब जेएनवी के लिए पढ़ाते थे एक्स्ट्रा क्लासेस। मैं घर हाँ। को मतलब मेरे को जेएनवी के बारे में कुछ पता भी नहीं। मैं घर में आके मतलब मंथली 200 रुपया लेते हैं, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग वगैरह पढ़ाते हैं। मैं घर में आके पिताजी को बोला कि मेरे को 200 रुपया चाहिए, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा क्लास करना है। वो एक्चुअली हाँ। एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए जाता था क्योंकि स्कूल स्टार्ट होता था 10 बजे से, और एक्स्ट्रा क्लास होता है 1 घंटे का, 9 से 10 बजे। मैं घर में बोल के जाता था कि 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है, 10 बजे, क्योंकि 8 बजे हाँ। से 9 बजे तक मैं यहाँ जाके क्रिकेट खेलता हूँ। इसीलिए मेरे को एक्स्ट्रा क्लास अच्छा लगता था कि ठीक है, क्रिकेट खेलने को हाँ। मिल रहा है, वो पढ़ाई पढ़ाई की। तो वही मतलब जो कोचिंग में, मतलब कोचिंग क्या, वही हमारे सारे क्लास के बच्चे थे 30-35। वहाँ बैठ के मेरे को अच्छा लगता था, मैथ अच्छा लगता था, रीजनिंग वगैरह। तो मतलब मस्ती मजाक में पढ़ाई वढ़ाई होता रहता था। फिर गया, और फरवरी 8 को शायद 2009 फरवरी 8 को हमारा एग्जाम हुआ। एग्जाम दे के आया, पिताजी पूछे कैसा गया, मैं ठीक है। मतलब पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जाम होगा, मतलब लाइफ में पहली बार एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो ठीक है चलो, एग्जाम दे के आया। मैं फिर भूल गया कि रिजल्ट रिजल्ट पता नहीं। फिर हमारा एनुअल एग्जाम आ गया फिफ्थ का, वहां में खो गए। फिर जब समर वैकेशन हुआ, समर वैकेशन में एक दिन ना 3 बजे, और मैं कुछ कर रहा था मैथ वगैरह, कुछ ट्यूशन था मेरा 4 बजे, तो मैथ कर रहा था। तो उस टाइम मेरा एक मतलब पोस्टमैन आया। तो पहली बार मेरे नाम से एक मतलब डाक आया था कि हाँ। शैलेंद्र कुमार। मेरे को पूछा शैलेंद्र कुमार मोहंती कौन है, तो बोला मैं आपके नाम पे एक चिट्ठी आया। मेरे नाम पे कौन चिट्ठी भेज सकता है? तो फिर मैं देखा, एक्चुअली वो फिफ्थ क्लास में ना, मतलब इतना इंग्लिश तो आता नहीं था, एक तो मैं उड़िया मीडियम से था। बस वो चिट्ठी जब खोला तो उसमें बस एक ही सेंटेंस में आज भी याद है, योर सन हैज बीन सिलेक्टेड। बस इतना ही याद है, उतना ही लिखा था। मेरे को लगा नवोदय हो गया। तब तक नवोदय के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया, क्योंकि वो एक रेसिडेंशियल कम स्कूल है, वहाँ पे रहना पड़ता है वो वगैरह वगैरह। और कहाँ भी था, मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था, तो आज तक मैंने उसको देखा भी नहीं। तो मैं वो चिट्ठी में छुपा दिया था। तो चिट्ठी छुपा दिया, छुपा के मैं खेलने चला गया। मतलब मन भी बहुत था कि यार मेरे पिताजी भेज देंगे उधर, क्योंकि मैं बहुत चमसी था। फिर उस दिन मतलब नेक्स्ट डे मैं जहाँ छुपा छुपा मतलब चिट्ठी छुपाया था, वहां उनको मिल गया। तो बोले कि यार ये चिट्ठी कब आया? मैंने बोला कल आया था, और तो ऐसे छुपा दिया, मेरे को नहीं जाना है करके। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे,
बस हमको बस देखना है कि स्कूल कैसा है, वो कैसा है। फिर 25 जून को हमारा एडमिशन हो, मेरे को बोल के लेके गए कि अरे कुछ नहीं, स्कूल घूम के आएंगे, एडमिशन वगैरह कुछ नहीं होगा, चलो आराम से। मैं बोला ठीक है, चला गया। फिर 25 जून को मेरा एडमिशन खत्म हुआ। 2 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा था, कुछ बच्चे उस दिन चले गए। 8 जुलाई को मेरा मामा का शादी मैं था, तो 2 जुलाई तो को मेरे चले को गया था, लाइक पहले दिन। बस। तो तीन हाँ। 3 जुलाई को मेरे घर वाले बोले ठीक है, तो हम जाएंगे, बस प्रेजेंट डालेंगे, आ जाएंगे, फिर मामा की शादी में चले। हमको क्या पता था भाई, पूरा दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो पूरा हमारा जो हाँ। बक्सा वक्सा था वो सारे लेके गए उधर। तो पिताजी बोले कि तुम रुको, मैं 2 दिन में आऊंगा, तुमको लेके चला जाऊंगा। फिर 2 दिन से कब 7 बरस निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ। तो हाँ, ये था वो दिल्ली तो का स्टार्टिंग। हाँ, वही वही होता है नवोदय में। घर वाले लाइक बुला के ले जाते हैं, कुछ बोल के लाइक छोड़ के चले आते हैं, फिर महीने महीने बीत जाता है, कैसे पता नहीं चलता। तो जेएनवी के लाइक जेएनवी का एजुकेशन सिस्टम में क्या स्पेशल है? टीचर का अप्रोच कैसा था पढ़ाने का, और उसमें कंपटीशन ज्यादा था या कोलैबोरेशन ज्यादा था स्टूडेंट के बीच में? देखो जेएनवी का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप 80 बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं। बहुत बच्चे दिए होंगे एग्जाम, उसमें टॉप 80 बच्चे आते हैं हर साल। तो देखो कंपटीशन तो बहुत रहता है, उसमें भी कौन मतलब पहले मतलब टॉप कर गया, नेक्स्ट साल वो दूसरे नंबर पे आ गया, वो होता है। क्योंकि जेएनवी का पढ़ने का एटमोसफियर जो है ना, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, जो सच में जो आत्मनिर्भर बनना होता है ना, वहीं पे सीखते हैं बच्चे। हाँ हाँ। हर चीज, पढ़ाई से लेके आज तक हर चीज। एक छोटा सा बच्चा 5th क्लास के गया है, उसको अपना कपड़े साफ करना है, उसको रूम क्लीन करना है, उसको अपना सारा कुछ करना है अकेले अकेले। तो वो बच्चा ना मतलब उस बचपन से ये करता आ रहा है ना, तो वो जो एडजस्टिंग नेचर है वो थोड़ा इनबिल्ट हो जाता है। 7 साल में वो धीरे धीरे करके वो एडजस्टिंग नेचर इनबिल्ट हो जाता है। तो सारे बच्चे जो भी जेनरली पूछोगे ना, वो बोलते हैं अरे हम तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम 7 साल वहाँ एडजस्ट हाँ। कर लिए, वो बड़ी बात नहीं। तो तो वही है, मतलब पढ़ने का एटमोसफियर एक और एक है कि मतलब आपको फैकल्टी भी दूसरे स्टेट को मिलते हैं। और जो लैंग्वेज है, हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बेस्ड स्कूल होता है, लाइक अपना हाँ मदर हाँ। टंग इंग्लिश एंड एक हिंदी होता है। तो वही है, तो एक कल्चरल मतलब जो कल्चरल एक्सचेंज होता है बच्चों में, कि 1 साल के लिए बच्चे जाते हैं दूसरे स्टेट, उनके स्टेट के बच्चे उधर आते हैं। तो वो जो कल्चरल एक्सचेंज, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो बहुत सही रहता है। और दूसरी बात रहा पढ़ाई के लिए, तो टीचर भी अच्छे थे, पढ़ना वगैरह वो सारा कुछ सेल्फ में चलता है। तो वो मतलब ठीक है, नवोदय का बैकग्राउंड भी सही है कि मतलब सीबीएसई मीडियम एक मतलब रूरल सेटअप में और डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम तो शायद सीबीएसई में एक ही स्कूल था, उसमें सारे 80 बच्चे तो बहुत ही टैलेंटेड बनते आते थे, तो उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और वो तो टैलेंटेड बनने ही सारे आते हैं जेएनवी में। मेरा दोस्त लोग भी जो भी जेएनवी में से पास आउट हुए हैं, वो सब कहीं 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 जगह पे कहाँ विदेश में, कहीं कहीं कई बड़े बड़े पीएसयूज में भी चले गए हैं। तो क्लास 10 के बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन कैसे किए थे जेएनवी में, और उस टाइम क्या सिविल सर्विसेज करने का कुछ प्लान था, थॉट्स था? और क्लास 10 का रिजल्ट कैसा था खास करके आपका? मतलब पढ़ाई का मामले में मैं थोड़ा मतलब ठीक है, चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है ठीक है, मतलब मैं इतना सीरियस नहीं था, ठीक है हो रहा है तो होने दो। मतलब मेरा मैं बहुत मतलब खेलता कूदता था, मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता था, तो मैं गया हूँ खेलने बाहर। और दूसरी बात है कि मतलब हर मतलब गेम में मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। और पढ़ने का आता था ठीक है, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे। और 10th में स्पेसिफिकली जो होता है कि हमारे टाइम पे वो आया था क्या, सीसी मतलब ग्रेड सिस्टम आया हाँ था को उसमें। हाँ हाँ, को तो करिकुलर उसमें जो को करिकुलर, हाँ, असाइनमेंट। हाँ हाँ। असाइनमेंट वगैरह को करिकुलर एक्टिविटी में उसमें ग्रेडिंग सिस्टम। तो मेरे को लगता था 10th में ना वो थोड़ा जो पहले साल के बच्चे थे उनसे ज्यादा कम बर्डन हमारे ऊपर था, क्योंकि ठीक है आराम से पढ़ के दे सकते थे। तो मेरा 10th में 9.4 सीजीपी आया था। तो ऐसा लगा ठीक है, ये भी 10th भी निकल गया, वो 12th भी निकल लेंगे। तो
टेंथ में मेरा मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मेरे को सिविल सर्विस करना है। उस टाइम तो मैं सोच रहा था अरे यार मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेटर बन जाऊंगा। कभी कभी सोचता था अरे हाँ देखेंगे जो होगा कहीं जाएंगे एंजॉय करेंगे। तो उस टाइम मतलब हाँ। मेरा गोल ऐसा कुछ था नहीं। हम्म, हाँ। क्लास 11th 12th में आप साइंस का स्ट्रीम लिए, स्पेशली बायोलॉजी। तो मेडिकल प्रिपरेशन का कुछ प्रेशर था क्या, या और कुछ प्लान था, लाइक मेडिकल नहीं करना है क्या, क्या कुछ करना है, किस लिए बायोलॉजी चुने आप 12th में, लाइक पर्टिकुलरली एक्चुअली साइंस और बायोलॉजी? बायोलॉजी एक्चुअली मेरे को सेवेंथ एट एट नाइन्थ क्लास से मतलब अच्छा लगता था यार। मतलब आप एक समझो कि ये ह्यूमन बॉडी है कि कुछ भी है, अपने बॉडी के ऊपर आप खुद पढ़ रहे हो, तो ये आपको मतलब जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, कोई कोई मतलब केमिकल मतलब उसके बारे में पढ़ रहे हो कि कुछ दूसरे के बारे में पढ़ रहे हो। मतलब बायोलॉजी तो खुद अपना बॉडी के ऊपर है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ ये हो रहा है बॉडी में, ये हो रहा है। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि ठीक है मजा आ रहा है। फिर 11th 12th में भी बायोलॉजी और थोड़ा डिटेल में गया और थोड़ा मजा आने लगा। फिर सोचा था उस टाइम कि यार मतलब कर सकते हैं, मेडिकल वगैरह कर सकते हैं। तो उस हाँ टाइम 12th के बाद एक्चुअली हमारा पहला 2016 वो एआईपीएमटी में मेरा था 386 अराउंड, 386 अराउंड था। तो मेरे को लगा कि यार मेरा इतना अच्छा आया है तो ठीक है, एक साल कोचिंग लेके कर सकते हैं। फिर वो एआईपीएमटी एक्चुअली कैंसिल हो गया फिर से। उस बार ना नीट पहली बार हुआ 2016 में। हाँ हाँ हाँ। तो नीट में भी जब अपियर किया तो मेरा नीट अच्छा नहीं गया। मतलब उस टाइम में जितना भी सुना था कि बच्चों का एआईपीएमटी बुरा गया था, नीट अच्छा गया था, मेरा उल्टा हुआ था। क्योंकि जो एआईपीएमटी हुआ था तब मैं स्कूल से फ्रेश निकला था, तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी और फिजिक्स का थोड़ा बहुत मतलब टच में था तो हो गया था ठीक चीज। मैं सोचा कि यार चलते हैं कोचिंग लेते हैं देखते हैं क्या होगा। फिर बोर्ड का रिजल्ट आया May 20। मतलब मेरे को भी पता होगा कि बोर्ड में मैं कितना पढ़ा हूँ। वो आज 76% आया। तो घर वालों में वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया कि यार ये कोचिंग भेजते हैं और वो कोचिंग में कुछ मतलब बड़ा कुछ कर ले, तो इसीलिए उनको मैं कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाया। तो वो मेडिकल का सपना सपना ही रह गया। हाँ हाँ हाँ। वो तो मेडिकल के बाद हुआ। अब हम जेएनवी के कुछ फ्रेंड्स अभी में कांटेक्ट में है, जैसे एलुमनी नेटवर्क। क्या वो, क्या आपको प्रिपरेशन के दौरान कुछ सपोर्ट आया था फ्रेंड्स के तरफ से? प्रिपरेशन तो मतलब हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सपोर्ट की इनडायरेक्ट सपोर्ट, गाइडेंस मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाइडेंस मिला है, तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनसे गाइडेंस मिला है। और जो बच्चे नहीं भी कर रहे उनसे इमोशनल सपोर्ट मिला है। मतलब वो जो प्रिपरेशन फेज था ना वो बहुत ही मतलब डाउन मतलब वो बहुत बहुत टफ ऊपर नीचे होता है, का फेज लाइक होता था। हाँ हाँ तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो उस टाइम बहुत होता था, मतलब मूड स्विंग वगैरह बहुत होता था। मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे जेएनबी के दोस्त इतने अच्छे थे, मैं जब भी कॉल करता हूँ या उनसे बात कर लेता हूँ ना तो मजा आ जाता था। तो ठीक है, उसने मतलब प्रॉपर एग्जामिनेशन के भी गाइड किए और कुछ में तो बहुत इमोशनल सपोर्ट दिए थे। और जब रिजल्ट भी निकला ना तब मैं उनसे पहले कुछ बताया कि अरे यार हो गया, तो मतलब उनका भी ना खुश थे कि मन में कि यार हाँ मेरा एक दोस्त का हो गया। तो ये अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ। वो तो होता है, दोस्त का होता है तो दोस्त को खुशी होता है, कोई दोस्त को लगता है कि मेरा क्यों नहीं आया बोल के वो भी गुस्सा हो जाता है। कभी कभी होता है, पीपल का माइंडसेट है, कभी कभी किस डायरेक्शन में चलता है कोई हो किसी को जाएगा हो पता नहीं जाएगा। चलता। तो हाँ। तो आपको जेएनबी से सबसे बड़ा लेसन क्या मिला, और आज सिविल सर्विस में क्या काम आ रहा है वो लेसन, और लीडरशिप डिसिप्लिन और ऐसे कुछ लेसन मिला होगा तो जेएनबी से, अब उसके बारे में बता सकते हैं जो कि सिविल सर्विस से काम में आ रहा है, जेएनबी से जो सीखे वो जो सिविल सर्विस से काम आया। मतलब जेएनबी से ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, मतलब ठीक है मतलब बहुत कुछ सीखा हो। मेन चीज है कि एडजस्टिंग, मतलब हर डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है। कोई नया चैलेंजेस आ गया, क्योंकि जेएनबी में आप देखे होंगे कि मतलब हर साल एक नया नया चैलेंज आ जाता है कि अच्छा 11th में आ गए तो थोड़ा प्रोग्राम वगैरह ज्यादा करना है, पढ़ाई पढ़ाई कम करना है। तो 12th में आ गए ज्यादा पढ़ाई करना है।
फिर वो हाउस का प्रोग्राम रहता है, खेल कूद तो डिफरेंट रहता है। और वही मतलब 24 बच्चों के बीच में रह के सारा कुछ करना है, तो मतलब मेन चीज है जेएनवी से वो सीखा कि यार वो एडजस्ट करना, डिफरेंट प्लेस में जाके कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हाँ यही है हाँ वही जेएनवी से तो। वो मेन चीज सीखी। हाँ हाँ वही तो हर जगह जेएनवी बच्चे जाके रह जाते हैं हॉस्टल वगैरह में। सारे बच्चों का परेशानी होता है लाइक जब कॉलेज वगैरह इंटर कॉलेज वगैरह में हॉस्टल जाते हैं नया बस बच्चे। वो सारे बच्चे टेंशन रहते हैं कि क्या पानी नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हॉस्टल ऐसा है वैसा है। अब जेएनवी बच्चे बच्चे को लाइक वो टेंशन नहीं है वो जहाँ भी जाते हैं एडजस्ट नहीं कर होते, जाते हैं। हाँ एडजस्ट हाँ कर जाते हैं। तो बाकी हाँ। जेएनवी के बाद आप बीएससी किए बायोलॉजी में ट्वेल्थ कॉलेज से। तो आप बीएससी बायोलॉजी क्यों किए लाइक नीट का अटेम्प्ट कैसा था मेडिकल का थॉट कैसा था। मेडिकल का थॉट दिमाग में नहीं आया आप बीएससी क्यों करने चले गए लाइक। मतलब मैं बोल चुका हूँ कि मतलब नीट का जो अटेम्प्ट देना गया था वो 12th में, 12th के बाद 2016 में, उसके बाद ना मतलब मैं ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि वो मतलब वो था ना कि घर वालों का अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए कि ड्रॉप करके मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो वो ठीक है, मैं सोचा कि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ले लेते हैं, मेरे को जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट था तो ले लेते हैं जूलॉजी में। तो तब मैं सोचा था कि यार तो बायोलॉजी ले लिया हूँ तो उसमें पीएचडी वगैरह करूंगा, वो सारा कुछ मतलब सोच के रखा था। ग्रेजुएशन मतलब धीरे धीरे गया ग्रेजुएशन में, तो जो बोलते हैं ना ग्रेजुएशन में तो पढ़ाई पढ़ाई तो होता नहीं है, तो वो भी ऐसे ही ग्रेजुएशन 3 साल कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। हाँ तो बीएससी बायोलॉजी के जो स्टडीज होते हैं उसमें बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे। प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस कैसा था लाइक लाइक ग्रेजुएशन में ज्यादातर प्रैक्टिकल कराते हैं। कॉलेज वगैरह में इंटर कॉलेज में वगैरह में स्कूल में वगैरह में इतना लैब फैसिलिटी नहीं होता है ग्रेजुएशन में ज्यादा होता है। तो वो जो सब्जेक्ट था प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस कैसा था। देखिए मतलब मेरा जो कॉलेज था वो इतना भी बड़ा नहीं था, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था। और हाँ इसमें जितना भी था प्रैक्टिकल करने के लिए तो मजा आता था। लाइक हमने जो ये किए आरबीसी काउंट वगैरह किए हैं, और जो पीओडी सीओडी कैलकुलेशन वगैरह किए हैं, मेरा टेस्ट में था मतलब तो मतलब जो कटक के डिफरेंट जगह से डिफरेंट वाटर लाके उसका बीओडी सीओडी डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक क्लोरीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कितना कुछ हो है उस वाटर में, वो प्रोजेक्ट मैंने किया था, मजा आया था। और दूसरा है कि हमारा केमिस्ट्री भी रहता है और बायोलॉजी भी बॉटनी भी रहता है। और दो दो सेमिस्टर पाँच की 6 सेमिस्टर में लास्ट ईयर टोटल फुल्ली जो मेजर सब्जेक्ट था जूलॉजी वो था। और जो माइनर सब्जेक्ट था इसमें इलेक्टिव था तो उसमें एक बॉटनी था, एक इसमें केमिस्ट्री था। तो ज्यादा मजा जूलॉजी के प्रैक्टिकल में आते थे और डिफरेंट प्रैक्टिकल होते थे लाइक जो बोन्स बोन्स को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट एनिमल का, वो भी आता था। तो ये है मतलब जितना भी था इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो इनफ था कि ठीक है जो जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो बीएससी के टाइम आपको सिविल सर्विस का थॉट था क्या सिविल सर्विस में जाना चाहते हो और कि कोई कहाँ से मोटिवेशन मिली लाइक सिविल सर्विस से जाने के लिए लाइक सेल्फ रियलाइजेशन था कि एक्चुअली कोई मेंटर कोई इंस्पिरेशन मिला था। नहीं, मेरे पिताजी बोलते थे कि यार सिविल सर्विस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी टाइप ऑफ एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनसे देखा हो कि बचपन से यार ठीक है ये काम भी कर सकते हैं। उनका था कि यार तुम पीएचडी कर लो, पीएचडी के बाद सिविल सर्विस स्टार्ट हो। मेरा भी वही था कि हाँ यार पहले पीएचडी करना है उसके बाद तो सारा कुछ सिविल सर्विस में जाना है। तो मतलब इतना पता नहीं था कि पीएचडी भी इतना टफ होगा फिर सिविल सर्विस भी इतना टफ होगा। तो मैं सोचा ग्रेजुएशन में यार कौन पढ़ता है, सच बताओ मैं ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा, बस सेमिस्टर का 3 4 दिन पहले पढ़ता था। तो जितना मार्क आ हाँ जाता था हाँ वही ठीक तो है, सब फिर करते हम हैं। सोचे कि ठीक है फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद ये पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसके बाद पीएचडी करना है। मतलब सोचा नहीं था कि कब सिविल सर्विस को सीख करना हाँ तो यूपीएससी का तो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होता है ना। तो बीएससी के वक्त प्रिपरेशन शुरू कर देते यूपीएससी वगैरह के लिए या डिग्री कंप्लीट करने का वेट कर रहे थे लाइक डिग्री के बाद करेंगे प्रिपरेशन वगैरह के लिए।
क्योंकि नहीं लाइक एक्चुअली यूपीएससी में ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी है, मतलब ग्रेजुएशन बच्चे ही देते हैं मैक्सिमम। नहीं एक्चुअली मेरा था कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। मेरा 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उस साल मैं थोड़ा मेरा काउंसलिंग में गड़बड़ कर दिया, मतलब दूसरा कुछ स्टेट का एक एग्जाम दो एग्जाम जो पीजी का होता है उसमें भी खराब किया था, और एक सी सेट वगैरह में उसमें भी काउंसलिंग में मैं गड़बड़ थोड़ा कर दिया था, उसमें मेरे को सीट नहीं मिला। वो मतलब जो होता है ना ईगो हर्ट हो जाता है। यार यार ठीक है, इतना बायोलॉजी तो पढ़ता था वो करता था, और जी भी नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसको मैं एक आगे चैलेंज ले लिया। तब जब चैलेंज लिया कि तब शायद मेरे को शिफ्ट कर जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ दोस्त जान पहचान के थे, तो ग्रेजुएशन के बाद चले गए कि यार सिविल सर्विस करना है। मेरा जो भी सिविल सर्विस का मन था ना, वो 2019 में वो पूरा आ गया कि नहीं यार पीजी में एक से निकालना है, फिर जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद देखें। तो मैं पूरा वो साल मेरे को याद है कि पूरा अक्टूबर से मैं पूरा लग गया था कि पीजी के लिए प्रिपेयर करूंगा, एक अच्छे कॉलेज में ले लूंगा एडमिशन। तो हाँ फिर हाँ। सोचा, मेरा एक दोस्त भी उस टाइम पीजी कर रहा था, उसने बोला कि यार तू आजा पंजाब में करेंगे, पंजाब में अच्छा जगह है और उसका बायोकेमिस्ट्री अच्छा है, बोला। फिर जब कोरोना आया मार्च तक मेरा पढ़ाई अच्छा चला था। कोरोना जब आया फास्ट वेव में, तो तभी मतलब मेरे को लगा कि यार पीजी का तो सारा कुछ पढ़ लिया हूँ, एग्जाम हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा। तो मेरा जो सिविल सर्विस का था तो वो थोड़ा ट्राई करते हैं, तो उसमें बस ऐसे ही एक जो 8 क्लास 7 क्लास का हिस्ट्री बुक लाके ऐसे कुछ पढ़ रहा था, ऐसा सीरियस प्रिपरेशन नहीं था। फिर पीजी का एग्जाम शिफ्ट होता गया, अगस्त में हुआ नेक्स्ट साल 2020, जो मार्च में मई में होना था एग्जाम, वो अगस्त में हुआ। तो उड़ीसा का एग्जाम दिया, सीटेट पहली बार हुआ था, उसमें मेरा रैंक 9 आया था, ऑल उड़ीसा रैंक 9 आया था, तो उसमें मेरा उत्कल में सीट मिल रहा था। फिर पंजाब में हो गया था, और एक पौंडीचेरी में भी हो गया था, सिंह पौंडीचेरी। मेरे को लगा यार पंजाब अच्छा जगह है, नॉर्थ में जाना है, तो मेरा दोस्त भी था उधर, तो सोचा कि ठीक है पंजाब ही ले लेते हैं। जब एडमिशन हुआ पंजाब के बाद, तब से 2020 नवंबर को हुआ। फिर मैं थोड़ा बहुत करके ऐसा जनवरी 2021 से थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा फोकस करने लगा कि ठीक है ये चल रहा है, चलने दो पीजी। अब पीजी के बाद पीएचडी देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। तब से मैं थोड़ा सिविल सर्विस का प्रिपेयर करने लगा। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा एमएससी के बारे में पूछना चाहता हूँ। लाइक एमएससी करने के टाइम पे आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? लाइक जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी और कुछ और था? तो उसका नहीं जो था वो स्पेशलाइजेशन जो था वो क्या आप यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का था उसमें से चूज किया था कोर्स स्पेशलाइजेशन कैसा? देखिए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री जो होता है उसमें 4 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर का जो सिमिलर सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, उनका सारा कुछ वो मतलब पूरा मिलता जुलता था कोर्स ऑफ स्टडीज। बस बायोकेमिस्ट्री का लास्ट 2 सेमेस्टर्स वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मोर प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, वो मोर मतलब पूरा मॉलिक्यूलर लेवल बेस्ड होते हैं। तो एक्चुअली वो हेल्प किया था। यूपीएससी में जो जूलॉजी का पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में से जो पेपर 1 होता है वो पूरा क्लासिकल जूलॉजी है, लाइक वो फर्टिवेट इनवर्टिब्रेट्स वो वगैरह हो गई। जो दूसरा पेपर होता है पेपर 2, वो मोर है कि मतलब वो ज्यादा रहता है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड जूलॉजी हो गया, लाइक तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी वो सारा कुछ मिला के जो मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट का अभी एग्जाम दे रहे थे ना, तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत तो नॉलेज था, तो सोचा कि ठीक है ये भी काम आ सकता है, इसीलिए मैं जूलॉजी ले ली। हाँ हाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में आप पढ़ रहे थे, तो उसका कैंपस लाइफ कैसा था? लाइक हॉस्टल स्टडीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ होता था तो आप कैसे बैलेंस करते थे कैंपस लाइफ? उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे थे थोड़ा बहुत, और स्टडीज भी थे साथ में, तो कैसे बैलेंस किया आप सारा चीज? जब अक्टूबर अगस्त अगस्त 2021 में हमारा कैंपस खुला था, तब वहाँ हम फिजिकल क्लास करने के लिए गए।
तब नए नए शिफ्ट हुआ था कैंपस, जो ओल्ड कैंपस था जो टेम्पररी चल रहा था, वो नए कैंपस में शिफ्ट हो गए थे। हम पहली बैच थे, मतलब हम पहले बैच थे कि हम उधर नए कैंपस में आए करने के लिए। और क्लास का तब तक भी क्लास ऑनलाइन ही चलता था, 2 महीने उधर भी ऑनलाइन चला। क्योंकि वो थर्ड वेव वगैरह कुछ आया था, थर्ड वेव में ऐसा कुछ हो गया था, फिर से ऑनलाइन चला। दिसंबर में पूरा ऑफलाइन हो गया था। तब दिसंबर में एक्चुअली मेरा जो गाइड थे सुपरवाइजर, तो हमारा एक थीसिस भी बनना था लास्ट ईयर में। तो मेरे को बोले कि तुमको मतलब लैब काम करना है। तो मैं सर से जाके रिक्वेस्ट किया कि सर, मैं ऐसा कुछ पढ़ रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो मैं एमएससी के बाद कैरियर नहीं देखता हूँ। तो एक्चुअली मेरे को मतलब ट्रायल आप काम करने के बजाय मेरे को एक्चुअली रिव्यू लिटरेचर करने दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। और मेरा गाइड भी बहुत अच्छा था, वो मान गया। बस एक कंडीशन थी कि मैं तेरे को बस लाइब्रेरी में ही मिलूंगा और लैब में ही मिलूंगा, और तू मेरे को कहीं मत दिख जाना। मेरा भी सही था कि मेरा सुबह 7-8 बजे में चला जाता था, लैब चला जाता था। लैब हो गया कि लाइब्रेरी हो गया, मोस्टली लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बैठता था। फिर जब क्लास का टाइम होता था क्लास में जाता था, फिर क्लास के बाद वही फिर लाइब्रेरी। फिर 4 बजे 3 बजे तो हम पूरा सारा कुछ खत्म करके मैं पूरा पढ़ा रहता था लाइब्रेरी में। फिर मेरा जिम वगैरह इवनिंग तक हो जाता था, 8-9 बजे मैं रूम चला जाता था। और सैटरडे संडे जितना भी छुट्टियों का दिन है, पूरा 7-8 बजे से मैं लाइब्रेरी जाता था और पूरा रात 10-11 बजे तक। मतलब ठीक है, पढ़ना वहाँ इतना देर तक तो नहीं होता है, 6-7 घंटा ही होता है। और सारा कुछ उसी लाइब्रेरी के आसपास ही मेरा रहता है। वो लंच करने चला गया, वो जिम में चला गया, बस रूम में नहीं रहता था। और किसी किसी दिन मूड अच्छा नहीं लगता था तो रूम में भी दोस्त वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मजाक मस्ती नहीं किया। हाँ भाई बहुत हाँ किए हैं, बहुत किए हैं। ऐसा हाँ नहीं है कि पूरा दिन था। कुछ बच्चे किए हैं ज्यादा मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा लाइब्रेरी में फोकस रह गया। बाकी बहुत किया हूँ। हाँ हाँ। तो एमएससी कंप्लीट करने के बाद और क्या था? पीएचडी करना है, क्या रिसर्च करना है, क्या जॉब करना है, कि यूपीएससी फुल टाइम प्रिपेयर करना है? लाइक पूरा श्योर हो गए थे कि यूपीएससी करना है अब? जब मैं गया देखा लैब कल्चर देखा, तो मेरे को बहुत टॉक्सिक लगा। मतलब मेरा पर्सनल है कि लैब कल्चर मेरे को बहुत टॉक्सिक लगा। क्योंकि मतलब जो था ना, एक मतलब मोनोटोनस जॉब होता है, ठीक है तुम जाओ ऑफिस आओ वहां पे, फिर भी तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो लैब में होता है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा रिसर्च करोगे उसका रिजल्ट आएगा ना आएगा, फिर वही तुम जाओ थीसिस लिखो वो लिखो, 5 साल 6 साल निकल जाते हैं। फिर वहां पे मन नहीं भरा, पोस्ट डॉक करने चले जाते हैं। इसका बाद ये नहीं कि गारंटी है कि जॉब मिल जाएगा वो कर लेगा। तो मेरे को लगा यार, नहीं ये लैब वर्क मेरा इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 5 साल बैठ के लैब में मतलब वही चीज करता रहूं और उसके बाद बस मतलब एक डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा और कुछ नहीं है। तो मेरा पर्सनल व्यू था कि नहीं, हो गया मेरा मतलब एमएससी के बाद ये बंद करना पड़ेगा। तो सिविल सर्विस का था, पूरा कंप्लीट फोकस वहां पे डालना। हाँ। तो आपको सिविल सर्विस का नॉलेज कहाँ मिला था पहले? लाइक सिविल सर्विस कहाँ से लाइक पता चला कि सिविल सर्विस करना है? बुक्स पढ़ी, क्या कहाँ से मिला नॉलेज? सीनियर से बात की कि कोई इंस्पिरेशन फिगर था, कोई आदमी था जिसको देख के आप फॉलो किए कि मुझे ऐसा बनना है, इस आदमी की तरह बनना है? नहीं ऐसा नहीं था कि इसकी तरह बनना उसकी तरह बनना। मैं बोल चुका हूँ कि मेरे पिताजी थे, मतलब वो एक म्यूनिसपैलिटी में जॉब करते थे। तो उनका वो भी देखते थे ना, ऑफिसर वगैरह उनका कुछ काम रहता है। तो वो सारा चीज ना वो मेरे को बचपन से तो बताते थे कि ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। तो वो ना वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो था कि यार ये चीज भी हो सकता है। फिर मैं जब यूपीएससी में आया तो मेरे दोस्त लोग थे तो थोड़ा गाइड कर दिए कि हाँ हाँ ये पढ़ने से ये होगा वो होगा। फिर मेरा भी हिट एंड ट्रायल मेथड चला कि ये बुक पढ़ना है वो बुक पढ़ना है। फिर जब फाइनली पता चला कि बस इतना लिमिटेड बुक पढ़ना है करके, तो फिर ये धीरे धीरे चलता गया कि मेरा एक हाँ मतलब जो था गोल था, ये पूरा स्ट्रीमलाइन हो गया कि यही करना है और इसको ही पढ़ना है, तो इसको पढ़ के ही कुछ कर सकते हैं। बस लोग थे सराउंडिंग में, अच्छे लोग थे, वो मेरे को गाइड कर दिए। हाँ। तो आप जब डिसीजन लिए कि आपको सिविल सर्विस फुल टाइम करना है, और सिविल सर्विस एक्सीडेंट्स का लाइफ आजकल बहुत लेंदी टाइम पीरियड लगता है होने के लिए, तो पेरेंट्स और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? लाइक बायोलॉजी बैकग्राउंड से आप एमएससी कर चुके हैं, उसके बाद पीएचडी करना था, जॉब भी वगैरह करना था, पेरेंट्स क्या सोचे? लाइक
सिविल सर्विस करना है, कितना टाइम लगेगा क्या नहीं, उसका सिक्योरिटी तो नहीं होता है ना अभी होगा कि नहीं। तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था आप जब डिसाइड किए कि सिविल सर्विस करना? एक्चुअली सिविल सर्विस मेरा जितना इच्छा नहीं था, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा इच्छा। तो मतलब वो बोले हाँ कि तुम्हारा जितना साल लग जाए लग जाने दो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वो मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो ठीक है यार, पिताजी ये हाँ बोल रहे हैं तो इसका कोई दिख नहीं हुआ है। तो पिताजी तो बोल रहे हैं तो मतलब फाइनेंशियली भी तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। तो वो मेरे किसी में भी कमी नहीं रहने दी। तो वो पूरा फुलफिल होता रहा। मेरा बस काम था कि पढ़ना होता है। तो मैं लाइफ में इतना पढ़ा नहीं हूँ जितना वो 2 साल में पढ़ा हूँ। तो एक्चुअली हाँ सिविल सर्विस का एक्चुअली टाइम पीरियड टाइम फ्रेम बताता हूँ पूरा। मैं गया दिल्ली गया अगस्त में हाँ गया दिल्ली। और 2-3 महीने के बाद मेरा बहन का शादी था। मैं आ गया घर 15-20 दिन। तो उसमें भी हम्म, थोड़ा बहुत पढ़ना वढ़ना था। फिर दिसंबर 5-6 को मैं गया दिल्ली। अब बोला कि ठीक है, अभी 5 महीने है प्रीलिम्स के लिए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, क्योंकि 2022 में वो ऐसे ही मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया था चंडीगढ़ में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। 2022 का अटेम्प्ट में चंडीगढ़ सेंटर डाल दिया था कि चंडीगढ़ घूमना है, चंडीगढ़ देके, इसलिए मैं सेंटर दे दिया था। वो एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था। मेरा प्रीलिम से 56 था। सी सैट में 42 अराउंड था। और इसमें फिर जो GS1 में वो मेरा 56 था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, इतना तो नॉलेज है कि मैं 56 ला सकता हूँ। तो फिर मैं जनवरी जनवरी से मेरा पढ़ना चालू है। पूरा मैं सोचा कि यार जितना भी हो जाए, 12-13 घंटा जो भी हो, मेरे को लाइब्रेरी में बैठना है। बस ये 5 महीना निकल जाने दो, फिर देखते हैं। पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ा 2023 अटेम्प्ट के लिए। उस टाइम मैंने एक गलती किया, मैं ज्यादा फोकस GS1 में दे दिया। तब तक 2022 तक जो सी का पेपर आता था, वो थोड़ा बहुत मतलब मॉडरेट आता था, इतना भी टफ नहीं था। मेरे को लगा ठीक है, निकल जाएगा, रीजनिंग और मैथ कर लेंगे। तो इसी चक्कर में ना वो पेपर पूरा बर्बाद किया। तो मेरा जो अटेम्प्ट था 23 में मेरा जीएस वन था, उसका गया था 91 पॉइंट समथिंग गया था। और सी का गया था 58 या 59 आना। तो वहां से बहुत बड़ा लेसन मिला कि आप दोनों को अच्छे से फोकस करना है। फिर ये सिलसिला चलता गया नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। हाँ हाँ। तो आप दिल्ली गए थे प्रिपरेशन के लिए, हम अब बोले अभी दिल्ली गए थे उधर। लाइक दिल्ली में क्या होता है ना, रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, अकोमोडेशन कैसे मिलता है कोई नहीं। तो आप जब पहुंचे, कोई रहने का व्यवस्था कैसे किए? लाइक मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, कहाँ पे रहते थे और कैसे अरेंजमेंट किए रहने का? एक्चुअली मेरा दोस्त था उधर, बहुत हेल्प किया, रहने में हेल्प किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोनों मिलके रहते थे। फिर हम दोनों अपना थोड़ा बहुत कुछ मतलब लगा कि ठीक है, अभी पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम दोनों अलग अलग रूम ले लिए। मैं एक दूसरा वही पटेल नगर, साउथ पटेल नगर में, तो मैं एक दूसरा रूम ले लिया। वहाँ पे मैं अकेला रहता था और बस लाइब्रेरी और रूम। आप कोचिंग ज्वाइन की थी कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे? लाइक और अगर कोचिंग ले ली तो कौन सी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले, ऑनलाइन और ऑफलाइन? देखिए, मेरे को मतलब मैं तो कोचिंग नहीं लिया हूँ। एक्चुअली गया था कोचिंग लेने की, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री का मैं लेने सोचा था। लेकिन मैं तो लास्ट मोमेंट में मतलब अगस्त में आया मैं दिल्ली। जुलाई में जब घर था 1 महीने के लिए, उसी टाइम में माइंड में डिसाइड किया कि बस जूलॉजी लेना है, हिस्ट्री चेंज करना है। क्योंकि 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री का ऑप्शनल बहुत कुछ पढ़ भी लिया था। बस उसमें तो ठीक है, दिल्ली चलते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। और कोचिंग का अभी तो फिलहाल मेरे को पता नहीं है। इस टाइम तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, तो बस मैं नाम नहीं बता सकता कि ये इंस्टीट्यूट बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट टीचर डिफरेंट हाँ सब्जेक्ट हाँ वो पढ़ाते तो हैं। हाँ तो वो वो बच्चे चलेगा के वो। ऊपर है, किसको क्या अच्छा लगता हाँ है, वो उसके ऊपर। हाँ। तो आप यूपीएससी आर्ट का अटेम्प्ट दिए, 2-3 बार दिए होंगे यूपीएससी का अटेम्प्ट, आप बोले उसके तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ था ना एक बार, शायद मैं सुना नहीं, एक बार। यूपीएससी का यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा। 2023 में हाँ जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें मेरा GS1 में हाँ 91 था। तो उसका कट ऑफ क्लियर हो गया हाँ था, लेकिन सी नहीं हुआ हाँ पेपर पे। हाँ तो वो सी से। उस साल हाँ का हाँ, तो उस साल मैंने सोचा कि ठीक है, स्टेट PCS का इसी साल पैटर्न चेंज हो गया।
वो पहले यूपीएससी हाँ पैटर्न पे हाँ आ गया था। मैं सोचा कि यार हाँ अभी दे देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो अक्टूबर महीने में था उसका प्रीलिम्स था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा, तो वो प्रीलिम्स निकल गया। फिर देखा कि प्रीलिम्स निकल रहा है तो अच्छे से पढ़ना है अभी। और दिल्ली में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि अभी यहाँ पे रह के ही पढ़ना है, तो सोचा कि ठीक है। और खर्चा वगैरह भी बहुत ज्यादा होता था दिल्ली में, महीने में 25-30 हजार तो ऐसे ही हाँ वो निकल है। जाता था। तो इसलिए हाँ सोचा हाँ कि यार वो घर तो शिफ्ट हो दिल्ली जाते हैं। ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो घर हाँ से मतलब दिसंबर में मैं घर शिफ्ट आ गया, घर में आ गया हाँ भुवनेश्वर में मेरे बहन के पास रहा। वहाँ पे पढ़ाई वगैरह किया और कोचिंग तो नहीं दिया। एक मतलब आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया था भुवनेश्वर में डिस्ट्रिक्ट का। तो उधर जाके मैं आंसर राइटिंग लिखता था और किसका ओपीएससी का। तो वो एग्जाम था ओपीएससी का, फरवरी लास्ट में था। वो एग्जाम देने गया, मतलब वो भी दिमाग से निकल गया था कि यार यार ठीक है एग्जाम तो दिए हैं, मतलब अच्छा गया था ऐसा लगता था। फिर भी लगता था कि ठीक है इतना भी अच्छा नहीं गया है, हो सकता है नहीं हो सकता है, इतना क्या कंपटीशन है, वो पता भी नहीं था, पहली बार दे रहा हूँ ना, तो पता भी नहीं था कि कंपटीशन क्या है। तो फिर उधर में मार्च में खत्म हुआ वो प्रीलिम्स, मेंस खत्म हुआ यूपीएससी का। फिर लग गया यूपीएससी का मेंस, यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए जो जून में होने वाला था, इलेक्शन के लिए शिफ्ट हो गया। तो उसमें लग गया इस बार पूरा, दोनों फोकस था कि सी सैट और जीएस दोनों में फोकस था। तो 2024 में अटेम्प्ट दिया। मेरे को लगा ठीक है अच्छा गया है, कटक में सेंटर था। फिर घर में आया, मिलाया, ठीक ठाक आ रहा है। फिर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था, मैं पूरा शॉक्ड हो गया। जुलाई, हाँ जुलाई में आया था रिजल्ट, 15-16 को ऐसा कुछ। तो उस दिन में रिजल्ट आया, मैं पूरा ऐसे बैठा हूँ 10 मिनट के लिए, मेरे को सुन पड़ गया अरे क्या हो गया मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ मेरा रिजल्ट नहीं आया। कुछ दिन बाद पता चला, देखा कि मार्कशीट के, और मेरा सी सेट में आया है 87 और इसमें आया है 81, जो जी प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में कटअप हाँ गया था 89 आ रहा गया था। तो इस बार तो हाँ 2024 में उल्टा हो गया, तो इसका इसमें हाँ जीएस वन हुआ था, इसमें जीएस वन नहीं हुआ, इसमें सी सेट हुआ था, इसमें सी सेट नहीं हुआ था। हाँ फिर हाँ ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है ये आते, मतलब मेरे को लगा कि मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, शायद हो जाएगा ऐसा करके। तो मतलब अगस्त को आया इसका मेंस का रिजल्ट, यूपीएससी का। हाँ हाँ यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया, मेंस में मेरा हो गया था सिलेक्शन। तो मैं सोचा ठीक है पहली बार इंटरव्यू जाएंगे, आराम से देंगे। तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी किए। और अक्टूबर में सितंबर थी या 4 को ऐसा मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पहले दिन तो अपना बस हो गया था, तो क्योंकि पहला इंटरव्यू था, पहला मेंस था। एक था कि ठीक है पहली अटेम्प्ट में इतने बार, मतलब इतने दूर आ गया हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। मैं सोचा भी नहीं था कि इस अटेम्प्ट में होगा। तो सोचा कि ठीक है नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे, तो आराम से जाएंगे इंटरव्यू देंगे। तो फिर बोर्ड के सामने थोड़ा बहुत तो नर्वस हो गया। तो इंटरव्यू में बहुत कम मार्क आ गए थे, 147 अराउंड आ गए थे। मैंने सोच के रखा था कि 160 65 7 तो आ जाएंगे। तो इंटरव्यू में कम मार्क आ गया, फिर रिजल्ट आया, देखा कि ये तो रिजल्ट का दिन तो अलग की बात है। हाँ हाँ हाँ। तो यूपीएस ओपीएस में क्या होता है ना, ओडिया लैंग्वेज पेपर होता है, ये कंपलसरी होता है क्या ओपीएससी के लिए? और हाँ उसके ये लिए कैसे कंपलसरी प्रिपेयर है। किया? तो आप तो इंग्लिश मीडियम लाइक ओडिया में तो ओडिया मीडियम से तो छोटे टाइम पे पढ़े थे, तो उसके बाद तो जनवरी से पूरा एमएससी तक तो इंग्लिश मीडियम था, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि आजकल लाइक ज्यादा बच्चे सीबीएसई मीडियम से आते हैं, लाइक पेरेंट्स लोग भी पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम, ओडिया तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे। तो ओडिया लैंग्वेज पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया था पर्टिकुलरली? ओडिया में लास्ट पढ़ा था 10th में। 10th में मैं लास्ट ओडिया पढ़ा था, तो लिखा भी था हाँ ओडिया में। 10th में था जब हमारा थोड़ा। तो जब आया ओडिया एग्जाम के लिए, वो मेंस में आया, मेरे को याद है एक लेटर लिख रहा था ओडिया में, मेरा नाम ही मैं गलत लिखा था ओडिया में। मतलब ये प्राउड फील करने की बात नहीं है, मतलब ये बुरे लगने की हाँ बात है हाँ ये कि तो हम मतलब अपना ही मदर टंग उड़ीसा को से आते हैं मतलब लेकिन खुद नहीं लिख, बस खुद नहीं लिख पा रहे, क्योंकि वो इतना पीरियड हो गया था ना। तो फिर मतलब उड़िया के लिए मैं जितना मेहनत किया हूँ ना भाई, मतलब बहुत सारे जो उड़िया में रूढ़ी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, वो ग्रामर बुक लेके पूरा लाइब्रेरी से आता था। बस 9 बजे लाइब्रेरी से आया, 10 बजे खाना खा के 10 से 12 बजे मेरे को उड़िया ग्रामर पढ़ना है। और एक लेटर लिखना है, मतलब लेटर हो गया, निबंध हो गया, 80-90 वर्ड का लिखना है। क्योंकि
उड़िया में मेरा हैंड इतना स्पीड भी नहीं हो रहा था। इंग्लिश में इतना हो गया था कि राइटिंग वगैरह में, उड़िया में नहीं हो रहा था। तो वो स्किल में डेवलप किया। और उड़िया का क्या होता है ना, वो मतलब पासिंग मार्क होता है, 105 अराउंड होता है, 205 से 70 परसेंटेज होता है, वो परसेंट 66% अराउंड, 66% मिनिमम होता है। वो कट ऑफ क्लियर कर लगे तो अपना उड़िया पेपर क्लियर। वो थोड़ा होता है कि उड़िया पेपर में आपको ग्रामर में ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो कुछ बच्चे मेरे को बोले थे कि आप ग्रामर में फेल हो गए ना, तो वो पूरा पेपर में फेल कर देंगे। तो मैं ज्यादा ग्रामर में फोकस किया, और ग्रामर पीओआईक्यू से रिपीट होता है। तो बार बार पीवाईक्यू पढ़ा, पीवाईक्यू का ग्रामर किया, हो गया। जब हो गया पेपर देने की बारी आई, तो बढ़िया से गया, मतलब इतना अच्छे से गया, मेरे को 127 या 28 आ रहा, तो आ गया था हो गया। हाँ हाँ। तो ओपीएससी मेंस एग्जाम फिलिंग तो आप यूपीएससी की तरफ फॉर्मेट हो गया था, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। ओपीएससी मेंस एग्जाम में जो 9 पेपर्स होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग ओडिया, इंग्लिश, ऐसे जो 4 जीएस पेपर्स, 2 ऑप्शनल पेपर्स, एक ह्यूज लोड है पेपर देने के लिए, पढ़ने के लिए भी। कैसे मैनेज किया, लाइक इतना सारा सब्जेक्ट्स? आजकल तो ज्यादा कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स होता है, लाइक जॉब रिलेटेड जो कॉम्पिटेटिव होते हैं यूपीएससी छोड़ के, सिविल सर्विस को छोड़ते हैं, ज्यादातर वनडे होते हैं। इतना ह्यूज लोड जो एग्जाम्स है, रिटन सब्जेक्टिव्स है, उसके लिखने के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे आप, लाइक? एक्चुअली मैंने नोट्स बना दिए थे, ऑप्शनल का नोट्स मेरे अक्टूबर 2023 से पहले ऑप्शनल का नोट्स था। मेंस का ऐसा कुछ पर्टिकुलर नोट्स नहीं था। जब रिजल्ट निकला प्रीलिम्स का, तब सोचा कि यार मतलब प्रीलिम्स जो नोट होता है ना, वो नोट अभी बनाना है। मैं खुद नोट बनाया अक्टूबर से लेके फरवरी तक, वो 3-4 महीने में मैं नोट्स बनाया, उसको भी पढ़ा। बाकी उस पर मेरे को एक चीज हेल्प किया कि जो आंसर राइटिंग है ना, वो आंसर राइटिंग में करता है। एवरी 2 डे के अंदर में हाफ टेस्ट लगता था। हाफ टेस्ट इन द सेंस 125। ऑडियो ऑडियो ऑडियो। हम्म। हाँ। तो इस टाइम ना मैं देखा कि मतलब नोट्स के साथ साथ टेस्ट लेता रहा। और टेस्ट मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा आंसर राइटिंग भी बहुत फाइन होता गया धीरे धीरे। मतलब जो 125 मार्क्स का होता था, तो मतलब पेपर में पहले तो स्टार्टिंग में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। और दूसरा है कि कुछ पेपर में मतलब क्वेश्चन भी छूट जाते थे। और इसी धीरे धीरे मेरा वो आंसर राइटिंग का वो फाइलनेस बढ़ता गया, और कंटेंट एनरिचमेंट भी होता गया, क्योंकि साथ में नोट बनता है, वही जो लिख रहा हूँ उसमें भी सब कुछ मतलब जो सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट ऐड करना है, वो करना है। मतलब वो 3 महीना अक्टूबर से लेके दिसंबर और नवंबर से लेके मार्च तक, फरवरी तक, वो बहुत क्रूशियल रहा है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बस अपना नोट बना रहा हूँ, आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा पहले मैं नोट बना देता तो मैं ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग में कर पाता, और मेरा अच्छा रैंक आ जाता था। तो मतलब ऐसा हाँ हुआ हाँ नहीं कुछ, तो ठीक है, जो मिला है सही है। हाँ हाँ। तो एक सब्जेक्ट होता है एसे पेपर, तो बहुत स्कोरिंग होता है, ज्यादा बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो उसके लिए आपका अप्रोच और प्रैक्टिस क्या था, लाइक पर्टिकुलरली ऐसे के लिए? ऐसे के लिए एक्चुअली में जस्ट जो होता है कि आप उसको मतलब वो होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जो सिंपलेस्ट अप्रोच होता है कि मतलब सब सेक्टर वाइज ऐसा लिखना होता है। लाइक कुछ आ गया तो ऐसे वुमेन, क्लाइमेट और वल्नरेबल ग्रुप, इनके बारे में ऐड कर करके ऐसे लिखना होता है। बस वो सिंपलेस्ट अप्रोच होता है, और मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को लगा कि बस सिंपल लिखूंगा, जितना मार्क आ सकता है आ लाऊंगा। तो वहाँ पे मेरा टारगेट था कि 140 अराउंड आ गया तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं कैलकुलेट हर सब्जेक्ट का मार्क कैलकुलेट करके गया था कि मेरे को यहाँ पे इतना इतना लाना है, इतना इतना लाऊंगा तो टॉप 50 में आ सकता है। मेरा गोल क्लियर था कि यार अच्छे से लिखना है, टॉप 50 में आना है, वो उसका नीचे भी सोचा ही नहीं। तो ऐसा मेरा जीएस में कैलकुलेशन था कि मेरा जीएस वन में 150 टू 155 का अराउंड लाऊंगा जीएस वन में, जीएस टू में 160 अराउंड लाऊंगा, और जीएस थ्री में वही 140 टू 150 अराउंड लाऊंगा, और जीएस फोर जो क्योंकि वो पहली बार हो रहा था पीएससी के में,
और यूपीएससी पैटर्न में, तो उसमें भी सोच रखा था कि 150 अराउंड लेके आऊंगा और ऑप्शनल में 270 अराउंड, दो मिला के। तो ये मेरा कैलकुलेशन सेट था, क्योंकि ऑप्शनल बहुत हेवी हो गया था, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, और दोनों भी बहुत मतलब मेमोराइज करने का चीज होता है, क्योंकि जैसे डायग्राम में आप लेबलिंग छोड़ दोगे वहां पे वो मार्क आते हैं, और जो डायग्राम होता है वो पेपर वन में बहुत ज्यादा रहता है। पेपर टू में प्रैक्टिकल आपको जो होता है, क्योंकि मैं फ्रेश पढ़ के आया हूँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो याद था। लेकिन 3 साल 5 साल पहले मैं जो क्लासिकल जियोलॉजी पढ़ा था, वो पेपर वन में दिक्कत दे रहा था मेरे को, तो इसीलिए सोचा कि तो मेरा तो ऑप्शनल का क्लियर है 275 टू 80 अराउंड, ऐसा जो कैलकुलेट करके गया, तो मेरा मार्क अराउंड 900 800 समथिंग आ जाएगा, तो इंटरव्यू में 160 70 तो अच्छा मार्क आ जाएगा। लेकिन मतलब आपका एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन तो हर टाइम ठीक नहीं होता है, नहीं तो इससे में आया नहीं मेरा नहीं होता। 126 127। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, पहला जो ऐसे लिखा, पहले ऐसे में मैं अच्छा से लिख लिया, दूसरा ऐसे लिखा, वो जो बोलते हैं ना फ्लो, फ्लो में चलता है ऐसे नहीं, मतलब बीच में फ्लो ही भटक गया। मतलब वो होता है आपका 3 घंटे का आप हाँ, वो ऐसे कभी लिख कभी रहे हो। अभी हाँ, आप, हाँ कभी तो कभी मच जाता है इतना जे, वो कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता। हाँ कहाँ चला जाता वो पता होता है नहीं कभी चलता, कभी। तो फिर वहां पे आप हाँ हाँ अपना डायरेक्शन भूल के दूसरे जगह चले गए, वहां से आपको फिर रिवर्ट बैक करके वो फिर ऐसे करके लिखना है, तो वो थोड़ा दिक्कत देगा। सेकंड ऐसे का सेकंड क्वेश्चन, तो वही लगा कि वो हाँ सेकंड पेपर में मेरे को मतलब सेकंड नंबर पे जो लिखा था उसमें थोड़ा कम मिल गया, इसलिए इससे में अराउंड 126 127 अराउंड आया था। जीएस वन पेपर हाँ में मेरे को लगा कि यार मतलब पहला जीएस वन पेपर है, एक्साइटेशन भी था और पूरा एड्रेनालिन पूरा टॉप पे था, तो मैंने क्वेश्चन देखा लिखना चालू किया। मेरे को मतलब मैं क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं कि कितना करना है क्या करना है। ऑप्शन दिया है 15 17 क्वेश्चन था, उसमें से 15 ऐसा कुछ करना था, और 20 मार्क का क्वेश्चन 5 या 6 था, उसको पूरा पूरा करना था। मेरे को लगा 17 या 15 क्वेश्चन नहीं करना है, पूरा मैं लिखते गया, तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया। तो मेरे को वहां पे लगा कि कुछ आंसर में मेरा जो मतलब 15 क्वेश्चन को जितना टाइम में मैं लिख सकता था उतना टाइम में मैं 17 क्वेश्चन करके आया। तो मेरे को लगा कि कहीं पे तो उसका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और कुछ बच्चों का ऐसा कुछ मानना था कि जो जीएस वन पेपर था वो इवैल्यूएटर मतलब ऊपर बहुत डिपेंड किया था, क्योंकि कुछ इवैल्यूएटर जो जीएस वन पेपर दिखा मतलब देखे, उनका एवरेज अराउंड 110 120 आ रहा है। और कुछ मतलब दूसरे बच्चों का जिनका जीएस वन भी अच्छा गया था, तो दूसरे इवैल्यूएटर उनका एवरेज 80 टू 90 आ रहा है। तो मेरा वहां पे 87 आया था, ठीक है। जीएस टू जो क्वालिटी वगैरह था, वो मैं जितना एक्सपेक्ट किया था 154 आया उसमें, तो ठीक है उसका भी मतलब ठीक ठाक आया। और जीएस थ्री में जो इकोनॉमिक्स वगैरह था उसमें आया 137, और जीएस फोर में उसका आया था 150 आया था, से जो हमारा ये होता है क्या नाम है उसका, इथिक्स होता है। हाँ और हाँ। ऑप्शनल में और सिविल, ऑप- हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ऑप्शनल में मेरे साथ मतलब चमत्कार जैसा हुआ था। लाइक मैं देखा क्वेश्चन पेपर सारे मेरे को आते थे, बस एक दो क्वेश्चन छोड़ के पेपर वन में मेरे को लगा रहे यार ये तो सारे मैं पढ़ के आया हूँ। एक 15 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें मेरा कुछ मतलब नॉलेज ही नहीं था, कुछ था आने मिलेगा कुछ जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम करने के लिए आया था, उसमें मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करना है। और एक 20 मार्क का क्वेश्चन था, 20 मार्क क्वेश्चन में जो उसका सब पार्ट था, सब पार्ट में 2 क्वेश्चन नहीं आता था और 3 क्वेश्चन आते थे। तो इतना में मतलब 15 से अराउंड 20 मार्क का क्वेश्चन में मेरे को कुछ नॉलेज भी नहीं था। तो ठीक है 20 मार्क तो वो ऐसे भी हो सकता है, सबको ऐसा आता है, क्योंकि हर किसी को 100 मार्क का मतलब 250 मार्क का ज्ञान नहीं होता है। तो फिर वो तो अनलिडा का आया, कुछ पता भी नहीं था, बस एक जो लीच रहता है ना, लीच का एक मतलब डायग्राम बना दिया, उसके अनुसार रख के कुछ दिखा दिया। और पेपर टू तो मतलब मेरे को लगा कि 100% मेरा जो जितना पढ़ा था वो आया था, तो उसमें ऑप्शनल को मेरा मिल गया 305 मिली। तो जो मेरा रैंक बचाया मेरा ऑप्शनल, मैं जिसको कैलकुलेट करके गया था 275 270, उसमें आ गया मेरा 305। तो यही था जर्नी हाँ मेंस राइटिंग और मेंस पेपर का। तो हाँ, तो ओपीएससी मेंस का रिजल्ट कब आया, लाइक जब आया, और इंटरवल कॉल जब आया उस दिन का मूवमेंट कैसा था, याद है? कुछ याद है लाइक इंटरव्यू कॉल आने का मूवमेंट? सेलिब्रेशन कुछ किए थे क्या, अगस्त कुछ नहीं किए थे लाइक?
अगस्त 28 को रिजल्ट आया मेंस का। एक कितना है, 2 बजे ऐसा रिजल्ट आया। बैठा था इसमें, देखा मेरा रोल नंबर, चेक किया तो ठीक है, नाम आ गया। मतलब उस टाइम में मतलब सोच भी नहीं पाया कि मतलब ठीक है, मतलब हो गया सब। मतलब पहला मेंस था, पहला मेंस था। एक्साइटेशन तो था। बहन बैठी थी साइड में तो उसको बोल दिया, वो भी बहुत खुश हो गई। तो मतलब उतना तक तो था कि हाँ, मतलब मैं पढ़ा हूँ उतना कि मेरा नॉलेज उतना है, मेरा कैपेबिलिटी उतना है कि मैं मेंस लिख के इंटरव्यू तक आ सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले ना मेरा 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 3 प्रीलिम्स नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं बस यूपीएससी देता था, 2 बार एसएससी सीजीएल भी दिया था। तो और एक था, क्या नाम है इसका, अ, इसमें एक मेरा फिजिकल हो, मतलब फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया था। एसएससी जीडी करके ऐसा कुछ था। हाँ एसएससी जीडी करके तो उसका जी जी। एसआई हाँ वगैरह का था। हाँ, उसका उसका पेपर निकल गया था, उसका फिजिकल के लिए बुलाया गया था संबलपुर। वो भी अगस्त के हाँ 5-6 तारीख में था। अगस्त 30 अराउंड था। तो मैं सोचा कि यार, मतलब मैं उस टाइम उसके लिए प्रिपेयर करना चाहूंगा, और फिजिकल के लिए वो जहाँ जो भी कुछ है, क्योंकि एक तो रिजल्ट है। मैं सोचा ठीक है, अभी इसको जाने देते हैं। अभी इसका आ गया है, थोड़ा इंटरव्यू फोकस करते हैं, इंटरव्यू प्रिपेयर करने में। हाँ। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे किया? लाइक मॉक इंटरव्यूज दिए, कौन से टॉपिक पर कोर्सेज किया? लाइक क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस लगाए होंगे कहाँ पे? इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू मतलब इसका ये, मतलब आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, वो उनके ऊपर होता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब आप न्यूज पेपर पढ़ो, करंट पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, मतलब पूरा डिपेंड होता है कि वो आपका साथ 15 मिनट 20 मिनट में क्या पूछेंगे। और शायद हो सकता है आप जो भी पढ़ के आए उसके उससे ही पूछेंगे, जो नहीं पढ़ के आए उससे भी पूछेंगे। तो मॉक इंटरव्यू इसलिए देते हैं कि वो बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कि सामने आप 3-4 इंटरव्यू, मतलब उनके सामने हाँ बैठ के आप कितनी कॉन्फिडेंसली आंसर देते हैं, वो गलत हो सही हो कैसे। तो मैं 2-4 इंस्टीट्यूट गया, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। उसमें भी ठीक है, हाँ मतलब 1-2 इंस्टीट्यूट का सही रहा और 1-2 का बुरा रहा था। तो फिर सोचा था कि हाँ और दूंगा, तो मेरे को लगा कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट मेन इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, जो होगा देखा जाए। तो उस टाइम हाँ। तो क्या इंटरव्यू में। हाँ बोलिए बोलिए हम्म, बोलिए 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 बोलिए। बोलिए। हाँ, इंटरव्यू सितंबर 3 या 4 को था। तो सोचा कि यार मतलब ठीक है, देखते हैं। और गया था इंटरव्यू, और ये तो मतलब पता नहीं क्या है। और बोर्ड का पहला इंटरव्यू नहीं था, मतलब मेरा इंटरव्यू जो सीरियल था 10 नंबर, 10 बच्चों का आठ टाइम होता था एक बोर्ड के पास। तो 10 में सीरियल 1 मेरा ही था। तो मतलब मेरे को लगा अरे ये तो बड़ा फ्रेश बैठे होंगे डील करने के लिए। और मैं जब इंटरव्यू कर गया तो एक मतलब परसेप्शन होता है ना कि इस बोर्ड में कम मार्क देते हैं, इस बोर्ड में ज्यादा मार्क देते हैं। तो जो बोर्ड मेंबर के मतलब बोर्ड मेंबर के बारे में जो परसेप्शन था कि मतलब ये साहब जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पचास पूछते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली जिसके बारे में मेरा नेगेटिव परसेप्शन बन गया था वही मेरा बोर्ड में था। तो एंटर किया, उसको देखा मैंने, मतलब और घबरा गया कि अरे यार ये क्या हो गया, ये बोर्ड आ गया। तो मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू गया। पूछे इंटरव्यू में कि मतलब बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड कुछ पूछे, लाइक हमारा क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा कुछ बायोलॉजी का था कि दही फर्मेंटेशन, दही और पखाल में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, याद नहीं। वो उसमें हाँ कौन सी फील्ड में रहते हैं। और जो दूसरा होता है लाइक पीछे की केंद्रा पड़ा किंग फेमस है, पब्लिक रिप्लाई के बारे में हाँ पूछा, और दो चार बुक के बारे में पूछा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे थे, ऐसा कुछ करके 10-15 मिनट हुए थे। मेरे को लगा कि मैं तो इंटरव्यू को जितना एक्सपेक्ट करके गया था उतना हुआ नहीं। मेरे को लगा यार मतलब बुरा तो गया है, कितना बुरा गया ये पता नहीं था। फिर रिजल्ट मिनिमम तो ठीक है, इंटरव्यू देके आया उस दिन में, मतलब बहुत तो ठीक है, जैसे भी हाँ। गया है मतलब सही तो है, हो गया है। हाँ, तो वही मैं पूछने वाला था। लाइक फाइनल रिजल्ट आने के जो वेट पीरियड था, वो तो सब एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्गेस्ट पीरियड होता है कि बहुत कब रिजल्ट आएगा, एग्जाम तो दे दिए, अब रिजल्ट कब आएगा। हमारा तो हमारा वैसे ज्यादा लंबा था। वैसे वेटिंग पीरियड कैसे कॉप किया? लाइक एक्चुअली जो रिजल्ट आता है ना, मतलब इंटरव्यू के बाद जो सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है, यूपीएससी का देखा जाए तो यूपीएससी का भी देखा जाए तो 5-6 दिन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हमारा क्या हुआ पता नहीं भाई, 11 दिन 12 दिन लगे, मतलब लास्ट इंटरव्यू खत्म हुआ अक्टूबर 11।
हाँ नहीं, अक्टूबर से 3-4 को खत्म हुआ लास्ट इंटरव्यू। हमारा रिजल्ट आया अक्टूबर 18 या 19 को आया रिजल्ट। तो मतलब वो जो 11-12 दिन का पीरियड था ना, मतलब मैं जब इंग्लिश निकालता मतलब इंग्लिश निकल गया था, तब मैं सोचा था कि भाई टॉप 50 में आऊंगा। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब सोचा कि यार भाई यार एक रैंक आ जाए, जो भी हो एक हाँ रैंक आ जाए। 650 630 ऐसा कुछ सीट था। 630 भी आ जाए मैं खुश हूँ। तो हाँ मतलब जब जिस दिन रिजल्ट आया, हर रोज वो आता है ना कि आज रिजल्ट आएगा, आज आएगा, फिर वेट करते करते एक दिन हाँ, हो वो जाता था, न्यूज वगैरह रिजल्ट में रिजल्ट चलता रहता था। रिजल्ट हाँ देता हाँ था। और वो भी जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होता है वो भी देते थे कि यार आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर अक्टूबर 18 या 19 दोनों में कंफ्यूजन। 6 बजे, हाँ 5:45 पूरा हाँ, याद छह है। बजे हाँ, पहले वही आया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी रिलेटेड है। लाइक जब फाइनल रिजल्ट आया और आप अपना नाम देखे, उस मोमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो कि फैमिली को कैसे इन्फॉर्म किया, कैसे दोस्त लोग अप्रोच किए, क्या हुआ फाइनल रिजल्ट के बाद आपके साथ? मुझे याद है उस टाइम हमारा केंद्रापड़ा में लक्ष्मी पूजा चल रहा था। तो मतलब सब मतलब वो हाँ बहुत बड़ा पूजा होता है, तो सारे फैमिली मेंबर गैदर होते हैं, तो बहुत कुछ मतलब होता है हमारा यहाँ, तुमको भी पता होगा। तो उस दिन मेरे को लगा कि यार मूड हाँ तो नहीं है घूमने जाने के लिए, कहीं नहीं है, तो ठीक है रहते हैं। तो सडन किसी ने बोला कि नेट रिजेक्शन नेट लिस्ट आया है। नेट 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 पहले ऑफिस में पहले चल चल, रिजेक्शन लिस्ट आया। रिजेक्शन लिस्ट पे मेरे को सोचा रिजेक्ट हो गया क्या, पहले रिजेक्ट लिस्ट देखती हूँ। तो पहले रिजेक्ट लिस्ट देखा, रिजेक्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा, 5 मिनट बाद पीडीएफ आया। जब पीडीएफ आया तो पीडीएफ में ये जो यूपीएससी का आता है ना, वो स्कैनिंग पीडीएफ आता है। वो उसमें आप सर्च नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट देखोगे। तो मेरे को हाँ लगा कि मेरा नाम भी इतना बड़ा है, शैलेंद्र कुमार मोहंती, तो इतना बड़ा नाम मेरे को दिख जाएगा, इतना पूरा पीडीएफ। तो मैं बस फास्ट उबर अली स्कैन कर लिया, पूरा स्कैन कर लिया, मेरा नाम नहीं। सोचा अरे यार क्या हो गया, मतलब 5-6 मिनट में मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया मेरे साथ। मतलब इतने साल इतना दिन का मेहनत मतलब गया, जो जैसे कि जुलाई महीने में मेरा जो प्रीलिम्स नहीं निकला था, उस टाइम जो फीलिंग था इससे ज्यादा बदतर फीलिंग उस दिन था। मतलब मैं ऐसे इसी रूम में बैठा हूँ, ऐसे मतलब सोच रहा हूँ क्या हो गया। फिर सोचा कि ठीक है, तो मेरे और 2-3 दोस्त दिए थे, 3-4 लोग ने जिनको जानता था, मैं सोचा कि इनका हुआ है कि नहीं, फिर इनका नाम चेक करते हैं। फिर धीरे धीरे करके मैं नाम चेक करने लगा। मेरा नाम जो था, जो एक पेज था, पेज में 30-40 बच्चों का नाम होता था, तो मेरा जो नाम था वो पेज के लास्ट के दो, एक नाम से पहले था। मेरा 142 है, तो 142 उसके नीचे एक नेम और उसके ऊपर एक नेम। वो जो दोनों नेम थे वो भी मेरे नेम से बड़े थे। जैसे मेरा शैलेंद्र कुमार महांती हो गया, मेरा ऊपर भी जो थी उसका हाँ नाम भी मेरे से हाँ, बड़ा था, तुम्हारा नाम तो तो वो छोटा लग रहा होगा उससे दिखा इन नहीं। एस्पेक्ट में। हाँ, तो वो दिखा ही नहीं। पहले मैं देखा, अरे यार मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार महांती। फिर देखा मैं रोल नंबर, अरे यही तो है 4095 समथिंग समथिंग। तो ठीक है, कंफर्मेशन हो गया, फिर बार बार चेक किया और देखा कि जो 3-4 लोगों को मैं जानता था उनका भी सिलेक्शन हो गया है। मेरे को अच्छा लगा, अरे यार सब मिल के पार हो गए कि मतलब जो साइकिल है ना, यहाँ से जब निकलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी निकले, आपका दोस्त हो, दोस्त ना, कोई भी निकले, हाँ मजा आ रहा है हाँ, कि वही ठीक तो। है सब निकल गए। तो मतलब बहुत रिलीफ फील हुआ, 5 मिनट के लिए मैं बस ऐसे बैठा रहा। फिर मतलब पता नहीं ये खुशी का आंसू है कि मतलब ये जो पूरा फ्लैशबैक आ जाता है ना, आपका पूरा 2 और 2.5 साल का मेहनत पूरा फ्लैशबैक आ गया हाँ कि मैं दिल्ली गया रहा, ट्रेन में गया था दिल्ली, और वहां से रिटर्न किया, फिर रिटर्न किया फिलिम्स में। तो वो था ना, वो मतलब इमोशन मोमेंट क्रिएट हुआ, तो थोड़ा मोड़ा मतलब रोने आ गया। फिर नीचे सारे फैमिली मेंबर्स की आदत थी, क्योंकि पूजा फंक्शन चल रहा है, तो नीचे आ गया, चिल्ला के बोला भाई हो गया हो गया। तो मैंने कहा, क्या हो गया भाई, बता क्या हो गया। तो उन्होंने बोला मेरा नाम आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, नाम आ गया है। तो मतलब सब कुछ सारे खुश थे। 2 दिन बाद तू भी तो आया था मिलने के लिए, हम गए थे हाँ, घूमने मैं गए भी थे ना। गया था, और न्यूज में जो बाइट दिए थे आपके, जो दादी में बस मिठाई खिला रहे थे वो बाइट में। अब हाँ 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 2 दिन हाँ, बाद हम गए थे तो ना घूमने। हाँ, घूमने घूमने गए। हाँ वही। तो और बहुत क्वेश्चन है, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा हो गया। फिर बात करेंगे ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बाद कैसे कैसे चला,
और ट्रेनिंग कहाँ पे होते हैं वो एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। तो और बाकी जो रहेगा तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और कुछ गाइडेंस वगैरह के लिए भी क्वेश्चंस था, लेकिन वीडियो तो ज़्यादा हो गया टाइम, तो क्या करें। तो शैलेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी जर्नी जो सुना हमें ऑफिसर बनने के बाद तो दूसरे वीडियो में देखेंगे क्या बना, कैसे ट्रेनिंग रही, कैसा पूरा चल रहा है, आज का जीवन यापन कैसे चल रहा है, उसके बारे में तो बात करेंगे। अभी जितने सुने आपसे, लाइक केंद्रापड़ा से शुरू करके आप बायोलॉजी बैकग्राउंड में हायर एजुकेशन करके फिर सिविल सर्विस के लिए जेसी की तैयारी की, उसके बाद फिर ओपीएससी का एग्जाम दिए, फिर उसके साथ भी यूपीएससी दे रहे थे, उसके बाद यूपीएससी लाइक ओपीएससी का हो गया, आप सोच नहीं रहे थे पहले होगा होगा बोल के, आपका हो गया। उसके बाद जो भी स्ट्रगल्स रही आपको, जो भी लाइफ स्टोरी रही, वो बहुत इंस्पायरिंग था एक्चुअली, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भी दूसरे स्टूडेंट के लिए जो भी लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड वगैरह डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंस्पिरेशन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, जेएनवी स्टूडेंट्स हो गए, बायोलॉजी स्टूडेंट हो गए, किसी भी एस्पिरेंट्स हो गए, उनको कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मिला होगा, गाइडेंस मिला होगा, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है। और एक डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे पूरा लाइक सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक के कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या नोट्स रहेगा, कैसे अप्रोच करेंगे, टाइमलाइन क्या रहेगा, किस डिफिकल्टी, जो वीडियो में कमेंट में कोई कुछ पूछेगा अगर उसके बारे में और एक वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और व्यूअर्स, अगर आपको इस एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल केयर और करियर। तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस और एस्पिरेशंस जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय।